नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी अमित जी और सभी दर्शकों को जी, सभी दर्शकों को हमारे नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और सर, नए साल में हम ये पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और जो आपसे बात हुई थी, मुझे लगता है कि नए साल का धमाका आज आप करने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ नहीं। दिल्ली चुनाव पे ही बात आज हम करेंगे और दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सरगर्मियां बहुत तेज हैं सर। और जैसे अभी हाल में ही संदीप दीक्षित जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्हें केजरीवाल पे बहुत आक्रामक नजर आए और जो उनके ऊपर आरोप लगे थे बीजेपी से फंडिंग लेने के, उसका भी उन्होंने बहुत तीखा जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मानहानि का दावा भी करूंगा। और केजरीवाल जी भी अपने पूरे तेवर में नजर आ रहे हैं। जितने तरह की ड्रामेबाजी वो कर सकते हैं वो सब दिख रही है, तो सबको उनका पुराना अंदाज पता ही है। ये एक पृष्ठभूमि है दिल्ली चुनाव को लेकर के कि जो सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। इस बीच में सर, आपकी जो संस्था है सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस, CRDJ, इसके आंकड़े आपने मुझे भेजे हैं कुछ, और ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले भी हैं। आज हम बात करेंगे उन 23 सीटों पर जो सीटें दिल्ली विधानसभा की, एक तरह से कहें तो दिल्ली विधानसभा के नतीजों का रुख मोड़ देती हैं। इनमें 12 रिजर्व सीटें हैं और 12 माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें हैं, जिसपे माना जाता है कि बीजेपी जो है इनको छोड़ करके ही चलती है चुनाव में। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है बीजेपी कम सीटें आने का दिल्ली में पिछले 10 सालों से अगर देखा जाए। इन सीटों पर आपने आंकड़े दिए हैं सर, और इनमें सीट वाइज आपने बताया है कि कहाँ क्या नतीजे इस बार बदल सकते हैं, किस तरह से जो तस्वीर का रुख जो है वो पलट सकता है, बदल सकता है। तो सर, हम चाहेंगे कि आप पहले इन सीटों के बारे में डिटेल में बताएं, फिर आप ये बताएं कि किस तरह से ये आंकड़े जुटाए गए और किस तरह से इनका डेटा एनालिसिस किया गया, और क्या इस एनालिसिस में आप क्या देखते हैं, नतीजों पर क्या असर आ सकता है। अमित जी, मैंने जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि हमारी संस्था जो है CRDJ, ये एक एकेडमिक संस्था है और वो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री के स्कॉलर से जुड़े हुए जो अपना कार्य करते हैं, एनालिसिस करते हैं, किताबों का पब्लिकेशंस करते हैं। और हम लोग एज ए मैटर ऑफ एकेडमिक स्टडी ये सर्वेज और डेटा स्टडी करते हैं। और हम लोगों ने इस साल, मतलब जो बीता साल है 24 से, अभी कुछ अपने जो हमारे आंकड़े हैं जिसको हम लोग पब्लिक डोमेन में लाए हैं और डिस्कस किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी हमारे जो अनुमान थे वो खरे उतरे। जी बिल्कुल। हरियाणा चुनाव में भी हमारे अनुमान, हम जो हवा थी उसके विपरीत जाके हमने बात की थी, वो भी खरे उतरे। महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी उतरे। तो इससे कहीं से हमारा उत्साहवर्धन हुआ कि दिल्ली के चुनाव पे भी हम कुछ काम करें, क्योंकि दिल्ली का चुनाव इस बार बड़े सरगर्मी से लड़ा जा रहा है। और जो जैसे पिछले चुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट थी, और अभी भी एक महीना पहले तक लग रहा था कि कांग्रेस आउट ऑफ कंटेस्ट है। अब ऐसा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने अपने 20-21 तो बड़े नाम मैदान में उतार दिए हैं लड़ने के लिए, और कांग्रेस काफी दमखम से चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल साहब के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जो उन पर काफी भारी पड़ रहा है ये। लेकिन जो इसमें जो एक बात जो आती है कि भाई भाजपा, शीला जी की 3 बार जीती, केजरीवाल जी भी जीत गए 3 बार, केजरीवाल भी जीत गए 6 बार जीत गए। तो और भाजपा एक बार 93 में जीती। तो भाजपा चुनाव जीत क्यों नहीं पाती है दिल्ली में, भाजपा दिल्ली में। और जबकि एक तरफ आप ये देखते हैं कि जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें भाजपा 2024 और 2019 में 7-7 सीटें लेकर आई। लेकिन इसके पहले एक बार और 1999 में भी भाजपा जो है 7 सीटों को जीती।
तो भाजपा लोकसभा में जब सातों सीट निकालने का दमखम रखती है, तो ये फिर शीला जी के टाइम में जब ये 12-15 सीटों पे आती थी, और ये केजरीवाल जी के टाइम में जब तो ये 3, 4, 7, 8 सीटों पे सबमिट कर जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसको इसको हम लोगों ने इसको मान करके थोड़ा सा हम लोगों ने स्टडी करने की कोशिश की। और देखिए जी होता क्या है कि जब भी चुनाव के लोग आकलन करते हैं, चुनाव की तैयारी होती है, और भाजपा के अंदर भी जब अंदरूनी तैयारी होती है, तो कहीं ना कहीं लोग ये बात लेके चलते हैं, देखो 23 सीटें तो हमारी हारी हुई सीट है, जो 12 माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है। माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट का मतलब ये है कि जहां 10% से ज्यादा माइनॉरिटी का वोट है, टोटल वोट्स में 10% से ज्यादा माइनॉरिटी का वोट है, कहीं कहीं पर तो 80% वोट है। भाजपा ये मान के चलती है कि हम ये सीट हार जाएंगे। और दलित और जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनकी सीट्स भी ऐसी हैं जहां पर कि उनको लगता है कि नेचुरली वहाँ दलित पॉपुलेशन है, और एक आध सीट ऐसी है जैसे सीमापुरी की सीट, वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड में भी आती है और रिजर्व में भी आती है, तो वो सीट भी हम हार जाएंगे, ऐसा मान करके भाजपा चलती है। लेकिन जब हम लोकसभा का चुनाव का के जो हम ये देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। भाजपा इन कई जगहों पर से भाजपा का परफॉर्मेंस इतना खराब नहीं होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाजपा की लीडरशिप जो है सो कभी इसके तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते कि इन 23 सीटों पर कैसे लड़ाई लड़ी जाए, कैसे लड़ा जाए। और आज तक, और मेरे ये समझने की कोशिश हम करेंगे कि इन सीटों पर आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा का बिल्कुल वोट स्लाइड कर जाता है, स्विंग कर जाता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में। तो पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स हैं, उनके जी स्लाइड को आप ले लें। तो जो आप ये स्लाइड आपके सामने है, आप वो देखेंगे, हमने लिखा है कि एंटी बीजेपी वोटिंग इन माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स, यानी कि जी जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट प्रतिशत पड़े हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। एंड वोटिंग इन 2024 लोकसभा सीट, लोकसभा इलेक्शन, जी एंड इन 2020 विधानसभा इलेक्शन। जी मैंने मैंने 2000 मैंने 2019 का लोकसभा चुनाव का आंकड़ा इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस बार के लोकसभा आंकड़े और उस समय के लोकसभा आंकड़े ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और दोनों बार अच्छा सात सात सीटें जीती है, मतलब कि बीजेपी दोनों बार ही सातों सीटें जीती है बीजेपी। जी तो अगर आप ये माइनॉरिटी वोट्स की सीट को लें, तो इसमें 4 सीटें जिनको मैंने लाल रंग में दिखाया है, मठिया जी महल, सीलमपुर, पल्ली मारान और गांधीनगर, ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि ये ओखला वाकई, सर, एक चौथी सीट ओखला दिख रही है मुझे। नहीं मैं बता रहा, मटिया महल, सीलमपुर, बल्ली मरान और नीचे ओखला। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ जी। हाँ हाँ, ओखला, ये 4 सीटें ऐसी हैं जिनपे कि बीजेपी के लिए चांस बहुत कम है, क्योंकि ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स हैं। और यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि बीजेपी इन सीटों को निकाल पाए। अब जैसे, अब वैसे होने को तो अभी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कुंदरकी की सीट को निकाला है, जो कि यहाँ पे 60%, 70% माइनॉरिटी वोट है। लेकिन वो एक जी एक्सेप्शन, जो एक जनरल चुनाव स्ट्रैटेजी, चुनाव ट्रेंड से देखा जाता, उसमें ये 4 सीटें बीजेपी के लिए निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इनको हम, और आप जब देखेंगे जो वोट स्विंग भी जो है, तो अगर इनको विधानसभा में 78% वोट मिला, आम बीजेपी के खिलाफ वोट गया, तो 2024 में 77% के खिलाफ गया। तो और ये 78% वोट जो था, उसमें मिला आम आदमी पार्टी को, और 77% वोट मिला कांग्रेस को। दोनों समय वोटिंग बीजेपी के खिलाफ हुई है, लेकिन जो जी बीजेपी के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़ा है, उनको उन्होंने ये वोट दिया। उसी तरह से आप देखें सीलमपुर, बहुत फर्क नहीं है, मतलब 2.9% का ही आप फर्क देखते हैं। बल्ली जी मारान भी मोटा मोटी वही हिसाब किताब है, मतलब कि हालांकि 7.8% का स्विंग वहां दिखता है, लेकिन फिर भी हम्म, मतलब मुश्किल है इस सीट को निकालना बीजेपी के लिए। और फिर जी ओखला, यहाँ भी स्विंग जो है तो बहुत कम है, 1.4% का स्विंग। तो मतलब जो बीजेपी के खिलाफ वोट जो है, तो इन 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल एक मुश्त है। और इनमें लोकसभा में भी ट्रेंड वही है और विधानसभा में भी ट्रेंड वही। ये सीटें तो मुश्किल सीटें हैं, ये हम मान के चलते हैं।
अब आप आ जाइए, जो मैंने पीले रंग से अंकित कर रखा है सीटों को, ये है चांदनी चौक, बाबरपुर, मुजफ्फराबाद, गांधीनगर। इन सीटों पर इन सीटों पर भी मुस्लिम वोटर का काफी बड़ा हुजूम प्रेजेंट है। और यहाँ पे लेकिन वोट स्विंग ठीक ठाक होता है। वोट स्विंग जो 70% चांदनी चौक में, 16%, मतलब कि अगर आपको लोकसभा में 60% बीजेपी को वोट, 40% बीजेपी को वोट मिला है, तो विधानसभा में उसको 30% ही बीजेपी को वोट मिला, अगर आप उसको उलट जी करके देखें। और अगर बाबरपुर में बीजेपी को अगर 45% लोकसभा में मिल रहा है, तो विधानसभा में उसको 37% ही मिल रहा है। उसी तरह से अगर आपको मुस्तफाबाद में देखें जो सीट है, तो वो वहां पर बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन वहां पर मतलब 45% सीट बीजेपी को मिलते हैं। गांधीनगर में जी स्विंग बहुत ज्यादा है। गांधीनगर में स्विंग बहुत ज्यादा है कि लोकसभा में उनको 57% इस बार वोट मिला है, और विधानसभा में उनको मात्र 45% वोट मिला। जी तो लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, इन 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 पीली सीटों में दो बात मैं बताना चाहूंगा जो कि मार्क करने वाली चीजें हैं। ये जो वोट स्विंग कर रहा है चांदनी चौक में, ये जो वोट स्विंग कर रहा है, ये किसका वोट जा रहा है? आम आदमी पार्टी को बीजेपी से टूट करके। ये गौर करने वाली बात है। और हम लोगों ने जो पहले एक डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन में भी मैंने ये कहा था कि जो वैश्य समुदाय का वोट जो है, सो वो हम्म, लोकसभा में तो वो भाजपा को समर्थन देता है, भाजपा को वोट करता है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल, जो खुद वैश्य समुदाय के हैं, बनिया समुदाय के हैं, उनको चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहता है, उनको सपोर्ट करता है। और वो जो मैं कह रहा था, वो पॉलिटिकल चेंज जो होता है वोटिंग पैटर्न में, उसका बिल्कुल प्रोटोटाइप ये चांदनी चौक प्रेजेंट करता है। चांदनी चौक जी में मुसलमान और बनिया बहुल यहाँ पे कास्ट कम्युनिटीज हैं, और यहाँ का जो बनिया कम्युनिटी जो है, वो लोकसभा में तो बीजेपी के लिए वोट कर रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर रहा है। एक ये मार्क करने वाली बात है। और दूसरी बात जी जो मैं ये बताना चाहता हूँ, गांधीनगर सीट पे जो बीजेपी को इस बार जो 57% वोट जो आया है बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसका जी मुख्यतः कारण रहा, आपको याद होगा, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे अरविंदर सिंह लवली, वो हम्म, पार्टी से वो उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दिया, और आम आदमी पार्टी से जो अलायंस हुआ कांग्रेस का, उसके खिलाफ उन्होंने पार्टी से पद से इस्तीफा दिया, फिर पार्टी से इस्तीफा दिया, और फिर वो भाजपा में शामिल हो गए। और वो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 बार 4 बार एमएलए रह चुके। तो उनका एक खासा इन्फ्लुएंस जरूर रहा होगा भाजपा को इतने वोट जो वहां पर आए हैं। और मेरे ख्याल से अगर भाजपा ने अभी तक अपने टिकट अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन भाजपा अगर अरविंदर सिंह लवली को टिकट देती है इस सीट से, तो भाजपा के लिए काफी मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के लिए काफी चांसेस यहाँ पर इस सीट पे बनते हैं कि वो इस सीट को निकाल पाए। अब आप आ जाइए ग्रीन सीट्स के ऊपर। जो हमने 4 जी ग्रीन सीट्स जो दिखाई है, इनमें आप देखिए कि लोकसभा में इन सीटों पर करीब करीब 50% मत भाजपा के पक्ष में गया है। जी आरके पुरम में तो 51% मत भाजपा के पक्ष में गया है। जी लेकिन जब लोकसभा चुनाव। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव में जो है सो इन चारों सीटों पर आप देखेंगे, नई दिल्ली, सीमापुरी, आरके पुरम और दिल्ली कैंट, जी ये चारों सीटों पर करीब करीब लोकसभा चुनाव में 2024 में जो है सो 50-50, 51-50% वोट भाजपा के पक्ष में पड़ा। जी और ये जो है सो, लेकिन जब हम विधानसभा की बात करते हैं, तो यहाँ पर फिर भाजपा के वोट शेयर कम हो जाते हैं, और भाजपा के खिलाफ फिर 65%, 70%, 55%, 62% वोट पड़ जाते हैं। तो इसके आप दो मायने लगा सकते हैं। इसके दो मायने आप ये लगा सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एक तो जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रहता है,
और नरेंद्र मोदी के नाम पे भी वोट पड़ते हैं लोकसभा चुनाव में, ये तो कहीं दो मत नहीं है। भाजपा जी का जो पोस्टर बॉय, मास्कॉट, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, उनके नाम पे भी उनको उनके नाम के लिए एक रेफरेंडम होता है और उस नाम पे वो वोट पाते हैं। और जब दूसरी तरफ हम देखें तो चूंकि वो इस तरह का कोई चेहरा नहीं होता है विधानसभा के चुनाव में, तो ये वोट अरविंद केजरीवाल के लिए या उनकी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी की जो ग्रास रूट्स की जो प्रोमिस करते रहे हैं उसके लिए वो वोट उनको पड़ते रहे, वो ट्रांसफर हो जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। इस बार वो वोट जाएंगे क्योंकि अरविंद के अभी जो चीजें नजर आ रही हैं, अभी तक जो माहौल बन रहा है, हालांकि हम अब कुछ दिनों के बाद हम वो फिगर से लेकर के आएंगे कि क्या परसेंटेज ऑफ सपोर्ट आ रहा है इन लोगों के पक्ष में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का कुछ पांव उखड़ा हुआ लग रहा है और वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अपने आप को जमाने के लिए। एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है और वो डटे हुए हैं मैदान में, खूब जम करके लड़ रहे हैं, तरह तरह के वो तरीके इजाद कर रहे हैं कैंपेन को अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन वो चूंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ बहुत ज्यादा है और कांग्रेस चूंकि सत्ता से 10 सालों से बाहर है, दिल्ली में 11 सालों से 12 सालों से दिल्ली से बाहर है सत्ता में, उनके काफी लोग पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में और भाजपा में जा चुके हैं। तो इन सीट्स के ऊपर कांग्रेस कैसे कैंडिडेट दे पाएगी, ये देखने वाली बात है। जैसे कि आपको आर के पुरम सीट पर बरखा सिंह दिल्ली और उनके पति अशोक सिंह, ये 3 बार मिले रहे, वो आज भाजपा में। उसके बाद ये जो सीट है सीमापुरी सीट, जो वीर सिंह दिगान की सीट थी, वो कांग्रेस से 3 बार मिले रहे, वो आज आम आदमी पार्टी में उनकी तरफ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। नई दिल्ली सीट से सुशीला जी खुद ही लड़ा करती थी, वो आज नहीं है, संदीप दीक्षित वहां लड़ रहे हैं। तो भाजपा के लिए इन सीटों के ऊपर एक गुंजाइश तो है। मेरा ये मानना है कि इन सीटों के ऊपर भाजपा के लिए गुंजाइश तो है और उनको ये सीटें दमखम से लड़नी चाहिए। अच्छा कैंडिडेट्स को लेकर के फील्ड में उतरना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए और दमखम से लड़ना चाहिए। और ये 12 सीटें जो हैं माइनॉरिटी डोमिनेटेड 12 सीटें जो है इन 12 सीटों में और एक सीट जो रिजर्व कैटेगरी में और माइनॉरिटी में कॉमन है, सीमापुरी सीट, इन सीट में अगर आप 4 सीट को छोड़ दें तो 8 सीट पे तो भाजपा का लड़ना बनता है, दमखम के साथ लड़ना बनता है। और भाजपा को कोशिश करनी चाहिए कि इन सीटों पे दमखम से लड़े और यहां से माहौल बनाए अगर इनको इस चुनाव में जीतना है। अगर इन सीट्स पे वो सरेंडर की राजनीति से चलेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा, मेरा ये मानना। जी, मैं एक बार सर समअप करना चाहूंगा आपको। ये 12 जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स हैं, ये हैं मटिया महल, सीलमपुर, बल्लीमारा, चांदनी चौक, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, गांधीनगर, ओखला, नई दिल्ली, सीमापुरी, आरके पुरम और दिल्ली कैंट। इनमें से आप बता रहे हैं कि इनमें से जो 4 सीटें मटिया महल, सीलमपुर, बल्लीमारा और ओखला, यहाँ पर भाजपा के लिए ज्यादा उम्मीदें नहीं है, ज्यादा संभावनाएं नहीं है। लेकिन बाकी जो 4 सीटें हैं, चांदनी चौक, बाबरपुर, मुस्तफाबाद और गांधीनगर, यहाँ पर अगर आप और कांग्रेस के बीच वोट डिवीजन हो जाए तो भाजपा की संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। और बाकी जो 4 सीटें हैं, नई दिल्ली, सीमापुरी, आरके पुरम और दिल्ली कैंट, इन 4 सीटों पर भाजपा अगर अपना दम लगा दे, जोर लगा दे, तो बीजेपी के जीतने की संभावना काफी ज्यादा बन जाती है। हाँ, लेकिन इसके पहले कि हम रिजर्व सीट्स पे जाएं, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। क्योंकि नई दिल्ली सीट पे अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित दोनों मैदान में आ गए हैं और जबरदस्त लड़ाई है इसमें, तो भाजपा को तय करना पड़ेगा कि कैसा कैंडिडेट वहां पर ये देते हैं। या इसको एक चीफ मिनिस्टेरियल बैटल बनाना चाहते हैं वो, या उसको एक ऑर्डिनरी बैटल के रूप में इस सीट पर लड़ना चाहते हैं। ये भाजपा को एक स्ट्रैटेजिक कॉल लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब सर हम आते हैं जो रिजर्व सीट्स हैं उन पर, जो आपके उनके उन रिजर्व सीट्स पर आपके क्या आंकड़े आए हैं सीआरडीजे के, और वहां पर क्या आकलन है सर आपका? देखिए, इन रिजर्व सीट्स पे कमाल की बात तो ये है कि 2 सीट को छोड़ करके सीमापुरी
और सीमापुरी और सुल्तानपुरी, ये दो जी सीट को छोड़ करके लोकसभा चुनाव में बाकी 10 सीटों पर भाजपा ने लीड किया है। ये सोचने वाली बात है कि जी सीमापुरी और सुल्तानपुरी को छोड़ करके बाकी सभी सीटों पे भाजपा ने लीड किया है। कुछ सीटों पे क्लोज का टक्कर रहा है, हालांकि मतलब कि सब पे क्लोज ही रहा है, लेकिन आ, मेरा ये मानना है कि ये सभी सीटें लड़ने वाली सीटें, और इसमें मैं जी कहूं कि इसमें लेकिन जो सबसे आश्चर्यजनक बात ये नजर आती है कि जो वोट स्विंग करता है इसके अंदर, हम्म जो भाजपा से वोट लोकसभा चुनाव में भाजपा से वोट कट करके जो विधानसभा चुनाव में जाते भाजपा के खिलाफ जाता है, उसकी प्रतिशत बहुत आगे, बहुत ऊंची है। जी सीमापुरी में 40%, गोकुलपुरी में 25%, त्रिलोकपुरी में 28, लगभग 29%, कुंडली में 19%, करोल बाग में 44%, उसके बाद पटेल नगर में 24%, पटेल नगर में 40%, बवाना में 37.5%, सुल्तानपुर। तो अब इतना ज्यादा दलित वोट टूट करके भाजपा से, जो कि लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को लीड प्रोवाइड कर रहा है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, हम्म बेहतरीन लीड प्रोवाइड कर रहा है, उनसे टूट करके ये सारी सीटें कैसे चली जा रही है विपक्ष के पास, ये गौर करने जी वाली बात है। एक नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है, बिल्कुल बात है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाजपा जो है सो जब चुनाव लड़ती है दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी माइनस चुनाव लड़ती है। अरे नरेंद्र मोदी तो भाजपा के सर्वोपरि नेता है ही है ना। दिल्ली जी में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या होगा, या दिल्ली में भाजपा की जो भी पॉलिसीज होंगी, निर्णय होंगे, जो भी होगा, उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो रोल तो होगा ही होगा। जी। लेकिन और इन वैसे भी सब डबल बातों इंजन को, सरकार का नारा दिया जाता है आजकल तो। डबल इंजन सरकार का नारा, इन सब के बावजूद इतना बड़ा वोट शिफ्ट क्यों होता है, ये सोचने वाली बात। तो जी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि का जो ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं बहुत वीक पड़ चुका है। और सत्ता में वो 1998 से वो सत्ता से बाहर है दिल्ली के अंदर। और जब 2 बारी 3 बारी उसने जो 7-7 सीटें जीती हैं लोकसभा चुनाव में, एक बार अटल जी के नाम पर और 2 बार नरेंद्र मोदी के नाम पे। तो इनका जो लोकल लीडरशिप जो है भाजपा का बहुत ही वीक पड़ चुका है। लोकल लीडरशिप नाम की कोई चीज यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही भाजपा की इस। और जो लास्ट लड़ाई भाजपा ने यहाँ दिल्ली में विधानसभा चुनाव अच्छा लड़ा था, वो 2013 का चुनाव था, जब उसको 33-34 सीटें आई थी और वो मेजोरिटी से कुछ सीटें पीछे रह गया था। और उस समय तो फिर भी उनके पास लोकल लीडरशिप के नाम पे डॉक्टर हर्षवर्धन का चेहरा था और कुछ लोग थे जो लोग चुनाव लड़े थे, जिनको लोग जानते थे। लेकिन आज के तारीख में वो सब लोग मतलब कि एक तरह से सक्रिय चुनावी से बाहर हो चुके हैं। इनमें जो सबसे उस जमाने में जो 1993 में जो पौध भाजपा में आई थी, जब पहली बार सरकार बनी थी, उसमें से एकमात्र एक व्यक्ति डॉक्टर हर्षवर्धन जो सबसे यंगेस्ट थे, उन्होंने भी पिछले लोकसभा चुनाव में जब उनको टिकट नहीं मिला, केंद्र में मंत्री थे, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो केंद्रीय राजनीति से अपने आप को विड्रॉ, सक्रिय राजनीति से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली भाजपा में कोई लोकल फेस इस समय नहीं दिख रहा है जिसके दम पर चुनाव लड़ा जा सके। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि भाजपा ने अभी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जो पिछले तीनों चुनाव जो जीते हैं, वो हरियाणा का चुनाव हो या उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव हो, या फिर लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, सब जगह हम्म उनके पास एक डोमिनेंट प्रोमिनेंट फेस था जो कि चुनाव कैंपेन को लीड कर रहा है। जी मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान जी खुद ही थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे थी, और भी कई प्रोमिनेंट लीडर्स थे। हालांकि इन दोनों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो अलग बात है, लेकिन ये चेहरे चुनावी दंगल में तो थे जो प्रोमिनेंट चेहरे थे, और उनकी गुंजाइश मुख्यमंत्री बनने की थी। उसके बाद अगर आप आ जाए, जो उसके बाद जो चुनाव हुए, सिटिंग
चीफ मिनिस्टर था उनके पास हरियाणा में, सैनी, जो कि ओबीसी वोट्स का एक फेस था, और ओबीसी वोट के कंसोलिडेशन में अगेंस्ट दी जाट वोट्स, जो हरियाणा में जो कॉम्बिनेशन बना था कांग्रेस के फेवर में जाट एंड माइनॉरिटीज का, उसके खिलाफ जो एक रेनबो कॉलिशन बनाया, उसमें सैनी जी का बहुत बड़ा रोल रहा। और वो नायाब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर हैं वहां के, और उन्होंने एक जो रेनबो कॉम्बिनेशन बनाया, जिसमें कि बिल्कुल कहते हैं कि स्नैच्ड विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, उसमें वो सक्सेसफुल रहे। महाराष्ट्र में उनके पास तो खैर क्या कहना, देवेंद्र फडणवीस के रूप में उनके पास बहुत ही दबंग, बहुत ही दमदार एक लोकल फेस था। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के चुनाव में ऐसा कोई दमदार हमें लोकल फेस दिखाई नहीं पड़ रहा। ये एक दिल्ली में बहुत बड़ी वीकनेस है, और इस वीकनेस को कैसे ओवरकम करेंगे? आप कभी स्मृति ईरानी का नाम उछाल देंगे, आप कभी प्रवेश वर्मा का नाम उछाल देंगे, आप कभी किसी का नाम उछाल देंगे, लेकिन इन चीजों से चुनाव लड़ा नहीं जा। पब्लिक के बीच में केवल एक नाम उछालने से नहीं होगा, पब्लिक के बीच में वो विश्वास जगाना होगा कि ये व्यक्ति के अंदर एक क्रेडिबल फेस है, ये व्यक्ति फॉर लॉन्ग टर्म यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए इस प्रदेश में प्रस्तुत रहेगा। ये बात बहुत जरूरी है, जो कि मुझे दिल्ली में होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता हूं कि इन 12 सीटों में हर एक सीट पर गुंजाइश है, और 9 सीटें तो ऐसी हैं जिसको बिल्कुल जीता जा सकता है, और इन सीटों पर भाजपा को दमदार कैंडिडेट देने चाहिए। उनके पास कई दलित प्रजातियां उनके साथ हैं, वाल्मीकि उनके साथ हैं, उनके साथ कोली प्रजाति के लोग उनके साथ हैं, और इनके इस पर अंबेडकर वाला जो इश्यू आया उसका भी बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि वाल्मीकि का कुछ वोट इधर भी जाएगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाएगा, लेकिन फिर भी भाजपा के लिए बहुत गुंजाइश है इन सीट्स के ऊपर लड़ने के लिए, और लड़ना चाहिए, दमखम से लड़ना चाहिए। इनके पास प्रोमिनेंट फेसेस भी हैं, जैसे कांग्रेस से टूट करके वहां पर वो चौहान ने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया, राजकुमार चौहान ने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया मंगोलपुरी में। तो ऐसे कई उनके पास फेसेस हैं जो कि उनके लिए अच्छा चुनाव इन सीट्स पर लड़ सकते हैं। अब भाजपा किनको टिकट देती है, मेरे ख्याल से भाजपा की लीडरशिप भी इस पर सोच विचार कर ही रही होगी। भाजपा की लीडरशिप इन पर किनको टिकट देती है, किनको लड़वाना चाहती है, उनकी क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटेजी है, ये जब उनकी टिकटें अनाउंस होंगी तब देख करके पता लगेगा कि भाजपा ने इन सीट्स को जीतने के लिए क्या रुख अख्तियार किया है। जी, तो ये मैं एक बार सर फिर से समाप्त करूं अगर आपकी बात को, तो ये जो 12 रिजर्व सीटें हैं, जिसमें एक से पहली सीट है सीमापुरी, दूसरी गोकुलपुरी, फिर त्रिलोकपुरी, कोंडली, करोल बाग, पटेल नगर, बवाना, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, मादीपुर, देवली और अंबेडकर नगर। आप कह रहे हैं कि इन सभी सीटों पर, इन सभी रिजर्व सीटों पर भाजपा के जीतने की अच्छी संभावना है, और यहाँ जो 3 सीटें ग्रीन से बनी हुई हैं, सीमापुरी, करोल बाग और सुल्तानपुरी, यहाँ भी भाजपा बेहतर स्थिति में, और बाकी की 9 सीटों पर उसकी स्थिति और ज्यादा बेहतर है। और अगर बीजेपी अपना जो दमखम लगा दे तो बहुत संभावना है कि वो ये तमाम सीटें निकाल सकती है। और जी बिल्कुल, लेकिन एक जो बड़ी समस्या बीजेपी के पास है वो ये कि बीजेपी के पास कोई सीएम फेस अभी तक दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि सीएम फेस क्या, कोई बड़ा चेहरा उनके पास चुनाव में नहीं। उनके पास जो भी एमएलए हैं, जो भी लोग हैं, कोई बहुत प्रोमिनेंट फेस नहीं है। अब कुछ उन्होंने एमपीज रिप्लेस किए थे पिछले चुनाव में, मनोज तिवारी को छोड़ करके बाकी सारे एमपीज को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था। अगर उन एमपी के फेसेस को वो चुनाव में उतारते हैं तो देखते हैं क्या रुख लाती है। जी, क्योंकि चेहरे तो रमेश भिदोड़ी हो गए, डॉक्टर हर्षवर्धन, हालांकि उन्होंने संन्यास अनाउंस कर दिया है, लेकिन शायद पार्टी उनको चाहेगी चुनाव लड़वा सकते हैं चुनाव। जी जी, मैं वही कह रहा था कि दिल्ली में कई बड़े चेहरे तो बीजेपी के पास हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पिछली बार बीजेपी ने तमाम चेहरों को लोकसभा के मैदान में उतार दिया था।
और विधानसभा वाला मामला थोड़ा अभी कमजोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तो बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी बना सकती है कि इनमें से किसी बड़े नाम को वो दिल्ली में प्रोजेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपकी तरफ से तो अरविंद केजरीवाल है ही है सीएम कैंडिडेट, और कांग्रेस से भी संदीप दीक्षित जी को टिकट दे करके, हालांकि कांग्रेस ने अभी कुछ ऐलान नहीं किया है, लेकिन एक बड़ा चेहरा उतारा है जो केजरीवाल, और खास करके जब वो केजरीवाल के सामने लड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक उनका कैंडिडेचर अट्रैक्शन मजबूत तो हो बनता है, एक क्रेडेंशियल्स बनते हैं, अट्रैक्शन बनता है। जी। तो बीजेपी को भी कुछ ना कुछ इस स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा अगर वो चाहती है कि इन सीटों पर मजबूती से लड़ती हुई दिखाई पड़े। तो सर ये बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी है उन तमाम 12 माइनॉरिटी सीट्स पे जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स हैं, और जो बाकी 12 रिजर्व सीट्स हैं, इनमें एक सीट सीमापुरी की ऐसी है जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड भी है और रिजर्व भी है। तो इन 23 सीटों पर आज हमने बहुत विस्तार से बात की है, एक एक सीट पर बात की है। आपने वो बाकायदा चार्ट दिया है जहां पर कि वोट स्विंग कैसे होता है ये भी आपने दिखाया है, और हर सीट क्या इंडिकेट कर रही है ये आपने बताया है। तो जब अभी दिल्ली चुनाव की अभी तारीखें तय नहीं हुई हैं, उसके पहले आप इतनी गहराई से जानकारी लेकर के आ गए हैं, तो ये सर मैं कहूंगा कि आपकी जो संस्था है सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस CRDJ, काफी काबिल तारीफ काम उसने किया है, और क्रेडिबिलिटी तो आपकी भी है, वो हम लगातार देखते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर के हरियाणा चुनाव और फिर महाराष्ट्र और फिर झारखंड, तो क्रेडिबिलिटी तो आपकी बिल्कुल बरकरार रही है, और हम ये कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में कि उसी क्रेडिबिलिटी पे ही बात की जाए। तो ये जिस तरह से आपने डेटा को एनालिसिस करके, चूंकि आप रिसर्च और मीडिया एजुकेशन मीडिया शिक्षण से भी जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह से आपने डेटा जुटाए हैं, डेटा को जुटाया, और जिस तरह से डेटा का एनालिसिस करके आपने एक विस्तार से बिल्कुल डिटेल में सीट बाय सीट एनालिसिस करके जानकारी दी है, ये एक बहुत काबिल तारीफ है सर। आप बहुत बधाई के पात्र हैं इसके लिए, और जब रिजल्ट आएंगे तो फिर हम कंपेयर करेंगे ही कि वो डेटा कितने काम आए, और कैपिटल खबर का ये चेहरा कितना क्रेडिबल रहा या नहीं रहा, तब आप इसका मूल्यांकन कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, आज के लिए बहुत बहुत आपका समय देने के लिए और ये डेटा हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ पे हमने इन तमाम सीटों पर इतने विस्तार से बात की। और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमसे, और ऐसे ही जैसे आपने पिछले साल अपना प्यार हमें दिया, नए साल में भी अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। कोशिश करेंगे दिल्ली चुनाव पे भी और भी विस्तार से आपसे बात करें और भी जानकारियां आपको देते रहें, और बाकी तमाम दूसरे मुद्दों पर तो हम बात करते ही हैं। हमें आपके कमेंट्स की अपेक्षा है, आप कमेंट अपना जरूर करें, और लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे, वो करते रहिए। सर फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना समय देने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार।